मित्रों, कौटिल्य एकेडमी जबलपुर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपके सामने मध्य प्रदेश के मध्ययुगीन इतिहास से जुड़े हुए एक प्रमुख राजवंश कलचुरी राजवंश के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां आपको देने जा रहा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के मध्ययुगीन इतिहास में 3 प्रमुख राजवंश हैं। बुंदेलखंड का चंदेल वंश, आपके मालवा का परमार वंश तथा महाकौशल या त्रिपुरी का कलचुरी वंश। और इन तीनों ही वंशों से जुड़े हुए प्रश्न मध्य प्रदेश व अन्य परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो मित्रों, मैं यहाँ आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कलचुरी वंश जो कि 8वीं या 9वीं शताब्दी में मध्य प्रदेश के महाकौशल क्षेत्र में शासन कर रहा था और जिसने 12वीं शताब्दी तक शासन किया, उसका मध्य प्रदेश के इतिहास में बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि जो कलचुरी वंश के राजा थे, उनकी न केवल सैनिक उपलब्धियां थी, बल्कि उन्होंने अनेक साहित्यकारों को संरक्षण दिया और संस्कृत साहित्य को बढ़ावा दिया। इसी तरह उन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। इस तरह कलचुरी राजवंश जो कि मध्य प्रदेश के इतिहास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, उनकी न केवल सैनिक उपलब्धियां थी, बल्कि ऐतिहासिक उपलब्धियां भी थीं और सांस्कृतिक उपलब्धियां थीं। तो मित्रों, मैं यहाँ पर आपको एक चीज बताने जा रहा हूँ कि जो कलचुरी वंश है वह मध्य प्रदेश के त्रिपुरी या महाकौशल क्षेत्र में 9वीं शताब्दी में शासन कर रहा था। लेकिन जब हम कलचुरी वंश के प्राचीन इतिहास में जाते हैं तो मित्रों, हमें यहाँ पर कलचुरी वंश की कई शाखाएं दिखाई पड़ती हैं। तो मित्रों, कलचुरी वंश का यदि हम प्राचीन भारत में इतिहास देखें तो हमें इस वंश की 4 शाखाएं दिखाई देती हैं, जिनका अध्ययन हम निम्न बिंदुओं में करेंगे। पहले हम इनकी उत्पत्ति के विषय में जानेंगे, फिर इनके ऐतिहासिक स्रोत व पुरातात्विक स्रोतों पर चर्चा करेंगे, फिर इनके प्रमुख राजा देखेंगे, फिर हम इनके अंतिम राजा के बारे में चर्चा करेंगे। तो मैं सर्वप्रथम उत्पत्ति के बिंदु पर आता हूं। तो यह कहा जाता है कि जो मध्य प्रदेश के कलचुरी वंश के राजा थे, वो स्वयं को एक है वंशीय राजा के वंशज बताते थे। चूंकि है वंशी राजा जो थे वो क्षत्रिय थे, इसलिए कलचुरी राजा भी क्षत्रिय हुए। अब चूंकि प्राचीन भारत के इतिहास में हमें कलचुरियों की 4 शाखाएं दिखाई देती हैं, तो मित्रों ये 4 शाखाएं इस प्रकार हैं। तो जो सबसे पुरानी शाखा थी वह महिष्मती, जो कि खरगोन जिले में स्थित है, वहां पर 510 से 610 एडी के बीच में शासन कर रही थी। और बाद में इसी महिष्मती शाखा के कुछ राजा त्रिपुरी क्षेत्र या महाकौशल क्षेत्र में आ गए और इन्होंने कलचुरी वंश की स्थापना की। इसी तरह इनकी एक शाखा जो थी रायपुर के रतनपुर गांव में शासन कर रही थी, जबकि एक इनकी तीसरी शाखा कर्नाटक में चली जाती है, जो कि विज्जल नामक राजा के नेतृत्व में शासन करती है। और इनकी जो चौथी शाखा है जिसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं, वह महिष्मती से त्रिपुरी आ जाती है, जिन्हें त्रिपुरी के कलचुरी या चेदी वंश के नाम से जानते हैं। तो मित्रों, अब मैं आपके सामने त्रिपुरी के कलचुरी या चेदी वंश के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां देने जा रहा हूं। कलचुरी वंश का यदि हम प्राचीन काल में इतिहास देखें तो मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में स्थित माहिष्मती में इनकी एक शाखा करीब 550 से 610 एडी के बीच शासन कर रही थी। इस वंश के प्रमुख राजा जो थे उनके नाम है कृष्णराज, शंकरगढ़ और बुद्धराज। उल्लेखनीय है, महिष्मती के जो कलचुरी थे उनका चालुक्यों के साथ परंपरागत युद्ध चल रहा था और चालुक्यों ने इनको पराजित किया। अतः महिष्मती वंश के कलचुरियों की अंतिम शाखा के अंतिम राजा बुद्धराज ने महिष्मती नगर को छोड़कर आपके जबलपुर के त्रिपुरी क्षेत्र में शरण ली और धीरे धीरे अपने राज्य को स्थापित किया।
इनकी एक दूसरी शाखा का वर्णन हमें रायपुर के रतनपुर गांव में भी मिलता है, वो उनको हम रतनपुर के कलचुरी के नाम से जानते हैं। इसी तरह इनकी एक शाखा कर्नाटक चली जाती है और कर्नाटक में एक महत्वपूर्ण राजा कलचुरी वंश के हुए, उनका नाम था राजा विज्जन, और इन्होंने आगे चलकर जैन धर्म के लिए उल्लेखनीय कार्य किया। लेकिन दोस्तों, हम जिस कलचुरी वंश की चर्चा कर रहे हैं वह मध्य प्रदेश के त्रिपुरी क्षेत्र में शासन कर रहा था और इस क्षेत्र को प्राचीन काल में हम चेदी के नाम से भी जानते हैं। उल्लेखनीय है, महाजनपद काल में बुंदेलखंड व आसपास के क्षेत्र को हम चेदी महाजनपद के नाम से जानते थे, इसलिए कलचुरी वंश का एक और नाम चेदी वंश भी हमें मिलता है। साथ ही कलचुरियों ने जिस क्षेत्र में शासन किया उसे डाहल प्रदेश कहते हैं, और यदि हम इनके क्षेत्र की बात कहें तो यह जबलपुर मंडला के आसपास का क्षेत्र था जो नीचे छत्तीसगढ़ तक फैला हुआ था। तो दोस्तों, कलचुरी वंश की जानकारी के स्रोतों पर यदि हम नजर डालें तो निश्चित रूप से हमें यहाँ पर दो प्रकार के स्रोत दिखाई देते हैं। एक है पुरातात्विक स्रोत और दूसरा है साहित्यिक स्रोत। तो मित्रों, पुरातात्विक स्रोत व साहित्यिक स्रोतों पर अक्सर मध्य प्रदेश या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको एक अभिलेख का जिक्र करूंगा जिसका नाम है बिलहरी अभिलेख। तो ये एक कलचुरी राजा युवराज प्रथम का है और बिलहरी जबलपुर के पास एक जगह का नाम है। तो सर्वप्रथम मित्रों, मैं पुरातात्विक स्रोतों पर जानकारी देने जा रहा हूं। तो हम कलचुरी वंश के पुरातात्विक स्रोतों पर नजर डालें तो हम पाते हैं इसमें उल्लेखनीय है युवराज प्रथम जो कि कलचुरी शासक थे, उनका बिलहरी अभिलेख। दूसरा है एक राजा यश कर्ण का खैरा अभिलेख। तीसरा जो है वह है एक राजा कोकल द्वितीय का मुकुंदपुर अभिलेख जो कि सतना में है, तथा एक अन्य राजा शंकरगढ़ का कारी तलाई अभिलेख जो कि आपके कटनी तहसील में है। इसी तरह लक्ष्मीकर्ण का रीवा अभिलेख व काशी अभिलेख। तो दोस्तों, ये है कलचुरी वंश का इतिहास जानने के पुरातात्विक स्रोत। बिलहरी अभिलेख, मुकुंदपुर अभिलेख, कारी तलाई अभिलेख, खैरा अभिलेख, रीवा अभिलेख व काशी अभिलेख। अब मैं आपके सामने कलचुरी वंश से जुड़े हुए साहित्यिक स्रोतों के बारे में बताने जा रहा हूं। तो मित्रों, कलचुरी वंश के बारे में एक प्रमाणिक जानकारी हमें एक संस्कृत कवि राजशेखर की कुछ किताबों से मिलती है। तो राजशेखर जो कि मध्ययुगीन इतिहास के एक महत्वपूर्ण कवि थे, उनकी दो महत्वपूर्ण किताबों काव्य मीमांसा व विद्वशाल भंजिका में कलचुरी राजाओं का वर्णन है। इसी तरह एक और साहित्यकार गुजरात के थे जो कि उनका नाम था हेमचंद्र। उनकी किताब द्वाश्रव्य महाकाव्य में भी कलचुरी राजाओं व समकालीन शक्तियों के बीच युद्धों का वर्णन है। इसी तरह हम एक और राजा जो कि कल्याणी के चालुक्य वंश के एक शासक विक्रमादित्य षष्ठ के दरबार में थे, उनका नाम था बिल्हड़, और बिल्हड़ की महत्वपूर्ण किताब का नाम है विक्रमांक देवचरित। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहता हूँ, कल्हड़ एक अलग कवि है जो कि कश्मीर के इतिहास से संबंधित है और उनकी महत्वपूर्ण किताब का नाम है राजतरंगिणी, जबकि बिल्हड़ का संबंध कल्याणी के चालुक्य वंश से था और इनकी महत्वपूर्ण किताब का नाम है विक्रमांक देवचरित। अब चौथा जो साहित्यिक स्रोत है वह है अल-बरूनी का विवरण। तो दोस्तों, अल-बरूनी एक अरबी यात्री था जो कि महमूद गजनवी के साथ भारत आया था और उसने एक किताब अरबी भाषा में लिखी जिसका नाम था तहकीकात-ए-हिंद। इस किताब में भी उसने कलचुरी वंश का वर्णन किया है और कलचुरी वंश के एक राजा गांगेय देव विक्रमादित्य के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान की है। तो मित्रों, यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्ष 2023 में आयोजित MPPSC प्रारंभिक परीक्षा में यह प्रश्न पूछा भी जा चुका है कि किस अरब लेखक ने कलचुरी राजाओं का वर्णन किया है। तो दोस्तों, उसका आंसर था अल-बरूनी। तो इस तरह से निश्चित रूप से यह टॉपिक आपके लिए अत्यंत उपयोगी है और मुझे लगता है कि आगामी 28 अप्रैल को जो प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है उसमें भी इस वंश से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों,
पुरातात्विक स्रोतों व साहित्य स्रोतों के बाद हम आते हैं कि इस वंश के संस्थापक राजा कौन थे व इस वंश के प्रमुख राजा कौन थे। तो मैंने आपको बताया कि महिष्मती के कलचुरियों की एक शाखा, जिसके अंतिम शासक थे बुद्धराज, वो चालुक्यों के युद्धों से घबराकर या उनसे पराजित होकर जबलपुर के पास एक जगह त्रिपुरी में आ जाते हैं और धीरे धीरे अपने वंश की स्थापना करते हैं। लेकिन इतिहास के साधनों के अभाव के कारण हम इनके विषय में ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। फिर हम देखते हैं कि 9वीं शताब्दी में कलचुरी एक प्रमुख शक्ति बनकर उभरे और इस 9th सेंचुरी में कलचुरी वंश का जो संस्थापक था उस राजा का नाम है कोकल प्रथम और इसने 845 एडी के लगभग कलचुरी वंश की स्थापना की तथा त्रिपुरी को अपनी राजधानी बनाया। तो मित्रों, यह प्रश्न पूछा जाता है कि कलचुरी वंश का संस्थापक कौन था, तो आपको बताना होगा कोकल प्रथम। तो कोकल प्रथम इस वंश का संस्थापक था और इसने चंदेल शासक की एक पुत्री नट्टा देवी से विवाह किया। स्पष्ट है कि कलचुरियों के प्रारंभ में चंदेलों के साथ संबंध बहुत अच्छे थे, यद्यपि बाद में इनके संबंध जो है खराब हो गए और बाद में यही बात इनके पतन का कारण बनी। तो कोकल प्रथम के बाद उसके पुत्र शंकरगढ़ और शंकरगढ़ के बाद उनके पुत्र बालहर्ष त्रिपुरी की गद्दी पर बैठे। उल्लेखनीय है कलचुरियों की राजधानी त्रिपुरी या तेवर थी, जो वर्तमान में जबलपुर जिले में स्थित है। लेकिन इस वंश के एक प्रमुख राजा का नाम है, वह है युवराज प्रथम। तो दोस्तों, यह बहुत महत्वपूर्ण राजा है क्योंकि युवराज प्रथम एक ऐसे राजा थे जिन्होंने न केवल सैनिक उपलब्धियां अर्जित की बल्कि इनकी सांस्कृतिक व साहित्यिक उपलब्धियां भी हमें दिखाई देती हैं। सैनिक उपलब्धियां इस संदर्भ में कह सकते हैं कि इन्हें राजशेखर की किताब विद्यशाल भंजिका में उज्जैनी भुजंग की उपाधि दी है, अर्थात इन्होंने उज्जैनी को जीत लिया था और उस समय उज्जैन में मालवा के परमार वंश का शासन था। इस तरह से निश्चित रूप से युवराज प्रथम ने अपने साम्राज्य का चतुर्दिक विस्तार किया। और दोस्तों, यहीं पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश के इतिहास से जुड़े हुए एक प्रमुख कवि राजशेखर भी युवराज प्रथम के दरबार में रहते थे और युवराज प्रथम के दरबार में रहते हुए इन्होंने काव्य मीमांसा व विद्यशाल भंजिका जैसी किताबों की रचना की। तो मित्रों, राजशेखर के विषय में मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजशेखर युवराज प्रथम के दरबार में आने से पहले एक प्रतिहार राजा महेंद्रपाल के दरबार में थे और उन्होंने महेंद्रपाल के दरबार में भी कुछ पुस्तकों की रचना की जो कि संस्कृत भाषा में है। इन किताबों का नाम है बाल रामायण, कर्पूर मंजरी, भुवन कोश। तो इस तरह से युवराज प्रथम ने साहित्य को भी प्रोत्साहित किया। और यदि हम इसकी स्थापत्य संबंधी उपलब्धियों को देखें तो युवराज प्रथम ही वह शासक थे जिन्होंने आपके भेड़ाघाट में स्थित 64 योगिनी मंदिर का निर्माण कराया, जो कि शाक्त धर्म को समर्पित है। तो दोस्तों, ये 64 योगिनी मंदिर जो भेड़ाघाट में स्थित है, इसके निर्माता एक कलचुरी शासक युवराज प्रथम थे और यह प्रश्न भी MPPSC में पूछा जा चुका है। इस 64 योगिनी मंदिर को हम एक दूसरे नाम गोलकी मठ के नाम से भी जानते हैं। चूंकि युवराज प्रथम ने एक चालुक्य वंश की राजकुमारी नोहिला देवी से भी विवाह किया था, तो बाद में इस नोहिला देवी ने दमोह के पास एक नोहिलेश्वर मंदिर का भी निर्माण करवाया। तो दोस्तों, यह प्रश्न कभी पूछा जा सकता है कि नोहिलेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश में कहाँ है, तो आपका आंसर है दमोह में और इसे युवराज प्रथम की पत्नी नोहिला देवी ने निर्मित करवाया था। इस तरह युवराज प्रथम इस वंश के एक ऐसे शासक थे जिन्होंने सैनिक उपलब्धियां भी अर्जित की और साहित्यिक उपलब्धियां भी अर्जित की और साथ ही स्थापत्य संबंधी गतिविधियों को आगे बढ़ाया।
तो मित्रों, युवराज प्रथम के बाद कुछ राजा जरूर त्रिपुरी या तेवर की गद्दी पर बैठे, लेकिन वह काफी कमजोर थे। उदाहरण के लिए लक्ष्मण राज, इन्होंने विस्तार का प्रयास किया, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि ये अपने समकालीन राजाओं से पराजित हुए। और इन्हीं लक्ष्मण राज का एक अभिलेख कारीतलाई से हमें मिला है, जो कि कटनी तहसील में स्थित है। अब लक्ष्मण राज के बाद इस वंश के एक अन्य राजा गद्दी पर बैठे, जिनका नाम था गांगेय, और इन्हें हम गांगेय विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि गांगेय मध्य प्रदेश के इतिहास में एकमात्र राजा हैं जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि ली। भारत के इतिहास में लगभग 14 विक्रमादित्य हुए, और इनकी शुरुआत एक राजा उज्जैन के थे जिन्होंने विक्रम संवत चलाया। इसी तरह कलचुरी वंश में भी एक राजा गांगेय ने विक्रमादित्य की उपाधि ली, जिससे स्पष्ट है कि उन्होंने अपने साम्राज्य का चारों दिशाओं में विस्तार किया। और अभिलेखों में भी इनकी उपाधि का जो जिक्र है, इन्होंने जो उपाधि ली है उसका नाम है कलिंगाधिपति। इसमें स्पष्ट है कि इन्होंने अपने राज्य को दक्षिण में विस्तारित किया था। तो मित्रों, गांगेय के विषय में जो प्रश्न पूछा जा सकता है, तो पहला तो यह है कि गांगेय एक ऐसे राजा थे जो तुर्क आक्रमणकारी महमूद गजनवी के समकालीन थे। ये लगभग 1019 में त्रिपुरी की गद्दी पर बैठे, और इनके समय ही महमूद गजनवी ने भारत पर अपने आक्रमणों का जो सिलसिला था वो जारी रखा हुआ था। तो इस तरह से महमूद गजनवी के समकालीन कलचुरी शासक का नाम था गांगेय विक्रमादित्य। गांगेय विक्रमादित्य की एक और उपलब्धि है कि इसने सोने, चांदी व तांबे के तरह तरह के सिक्के चलाए, जो कि भिन्न भिन्न वजन के थे। और इस तरह से मध्ययुगीन इतिहास में जहां हम देखते हैं सिक्कों का अकाल सा था, वहां एक कलचुरी राजा ने तरह तरह के सिक्के चलाकर इस बात की ओर संकेत किया है कि कलचुरियों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। इसके सिक्कों पर लक्ष्मी की आकृति बनी थी। तो दोस्तों मित्रों, यह प्रश्न पूछा जा सकता है, किस कलचुरी शासक के सिक्कों पर लक्ष्मी की आकृति उत्कीर्ण थी? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा गांगेय विक्रमादित्य। यहाँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि एक तुर्क आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर भी लक्ष्मी की आकृति उत्कीर्ण थी। तो यह प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि किन किन शासकों की सिक्कों पर लक्ष्मी की आकृति उत्कीर्ण थी? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर, और कलचुरी नरेश गांगेय विक्रमादित्य के सिक्कों पर इस तरह की आकृति उत्कीर्ण थी। तो गांगेय विक्रमादित्य के जो परंपरागत प्रतिद्वंदी थे वो थे परमार वंश के राजा भोज, और यहीं पर एक मुहावरा निकला है, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि गांगेय ने जब परमार वंश के राजा भोज पर आक्रमण किया तो शायद परमारों की शक्ति ज़्यादा थी, इसलिए उपहासपूर्ण ढंग से यह मुहावरा दिया गया कि शायद आप भोज के आगे कुछ नहीं है, आप भोज से परास्त हो जाएंगे, और इसीलिए कहा गया कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। गांगेय की एक और उपलब्धि है कि इसने अपने सिक्कों पर सर्वप्रथम देवनागरी लिपि हिंदी का प्रयोग किया, और इसने अपने सिक्कों पर लिखवाया श्रीमद् भगवत गीता। तो इस तरह से कलचुरी नरेश गांगेय को इस बात का भी श्रेय दिया जाता है कि इसने अपने सिक्कों पर देवनागरी लिपि हिंदी का प्रयोग किया। तो दोस्तों, यह प्रश्न हो सकता है आगामी परीक्षाओं में पूछा जा सके। अब गांगेय विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद इनके पुत्र लक्ष्मीकर्ण या कर्णदेव गद्दी पर बैठे, जो कि कलचुरी वंश के सबसे प्रतापी शासक थे, और इन्होंने निरंतर युद्धों के द्वारा अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि इनके पिता गांगेय के विषय में मुहावरा था, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। तो निश्चित रूप से
पिता के प्रबलतम शत्रु राजा भोज थे, इसी तरह लक्ष्मीकर्ण के भी एक प्रमुख शत्रु परमार वंश के राजा भोज थे। और लक्ष्मीकर्ण इस बात को यह जानता था कि मैं अकेले राजा भोज को परास्त नहीं कर सकता, इसलिए उसने गुजरात के चालुक्य वंश के शासक भीम प्रथम के साथ मिलकर एक संघ बनाया और फिर दोनों ने संयुक्त होकर परमार वंश के राजा भोज की राजधानी धारा नगरी पर आक्रमण कर दिया। और इस संयुक्त आक्रमण में राजा भोज की पराजय हुई और कहा जाता है कि लक्ष्मीकर्ण ही वह शासक था जिसने राजा भोज की युद्ध भूमि में हत्या कर दी। तो दोस्तों यह प्रश्न आ सकता है कि परमार वंश के राजा भोज की हत्या किस शासक ने की, तो इसका उत्तर होगा कलचुरी वंश के राजा लक्ष्मीकर्ण ने राजा भोज की हत्या युद्ध भूमि में कर दी। तो दोस्तों लक्ष्मीकर्ण को हिंदू नेपोलियन या हिंद नेपोलियन की संज्ञा भी दी गई है, क्योंकि इसने अपनी समकालीन शक्तियों से युद्ध किया और उन्हें बुरी तरह से परास्त किया। इसकी सांस्कृतिक उपलब्धियों में देखें तो इसने बनारस में एक प्रसिद्ध कर्ण मेरू मंदिर का निर्माण कराया। इसी तरह यह भी कहा जाता है कि इसने अमरकंटक में भी कई मंदिरों का निर्माण कराया। तो दोस्तों लक्ष्मीकर्ण जो इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था, उसकी मृत्यु के बाद कलचुरियों का पतन प्रारंभ होना लगता है और इसके बाद एक शासक यशकर्ण गद्दी पर बैठते हैं, जिनका एक अभिलेख है जिसे हम खैरा अभिलेख कहते हैं। और यशकर्ण के बाद कलचुरियों की शक्ति धीरे धीरे कम होती जाती है और कहा जाता है कि इस वंश के अंतिम राजा विजय सिंह थे, जिन्हें चंदेल शासक त्रिलोक वर्मन ने एक युद्ध में परास्त किया। और इस तरह कलचुरी जो कोकल प्रथम के नेतृत्व में एक स्वतंत्र शासक के रूप में त्रिपुरी क्षेत्र में शासन कर रहे थे, वो समाप्त हो गए और इस तरह मध्य प्रदेश के इतिहास से जुड़ा हुआ एक प्रमुख कलचुरी वंश भी समाप्त हो गया। तो दोस्तों मैंने आज इस लेक्चर में कलचुरी वंश के विषय में आपको महत्वपूर्ण जानकारियां दी और मेरी आशा है कि इससे जुड़े हुए प्रश्न आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। इसमें मैं कुछ ऐसे प्रश्न भी बताना चाह रहा हूं जो अभी तक नहीं पूछे गए, लेकिन मेरा मानना है, कौटिल्य परिवार का मानना है कि आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों एक महत्वपूर्ण प्रश्न कलचुरी वंश से ही है कि कलचुरी संवत या चेदी संवत की स्थापना किस राजा ने की। तो मित्रों जब यह प्रश्न आएगा तो जो 4 ऑप्शन होंगे उसमें कलचुरी राजाओं का जिक्र तो होगा, जैसे कोकल प्रथम, युवराज प्रथम, गांगेय विक्रमादित्य। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे यह है कि इस संवत की स्थापना किसी भी कलचुरी राजा ने नहीं की थी। कलचुरी संवत या चेदी संवत की स्थापना आभीर वंश के एक शासक ईश्वर सेन ने 248 एडी में की थी। तो मित्रों यह प्रश्न भी आ सकता है कि कलचुरी वंश की स्थापना किस वर्ष हुई, तो दोस्तों इसका आंसर है 248 एडी। इसको आप नोट कर लीजिए, यह प्रश्न कभी भी किसी परीक्षा में पूछा जा सकता है। और इसके संस्थापक कोई कलचुरी राजा नहीं थे, बल्कि आभीर वंश के एक राजा ईश्वर सेन थे, जो कि सातवाहनों के उत्तराधिकारी थे और महाराष्ट्र के एक हिस्से में शासन करते थे। तो दोस्तों इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न यह है कि 64 योगिनी मंदिर, तो 64 योगिनी मंदिर तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसका एक दूसरा नाम है गोलकी मठ। तो गोलकी मठ की स्थापना युवराज प्रथम ने की थी। और मित्रों मध्य प्रदेश में 3 स्थानों पर 64 योगिनी मंदिर हैं। तो पहला तो आपको मालूम ही है भेड़ा घाट में, जिसकी स्थापना कलचुरी वंश के राजा युवराज प्रथम ने की थी। दूसरा जो मंदिर है वह खजुराहो में है और निश्चित रूप से इसके संस्थापक चंदेल राजा थे। और तीसरा मंदिर ग्वालियर के मुरैना के मितावली गांव में है और ये कहा जाता है
कि आधुनिक दिल्ली के वास्तुकार एडवर्ड लुटियंस ने जब मितावली के 64 योगिनी मंदिर को देखा तो उसी की डिजाइन की नकल करते हुए उन्होंने भारतीय संसद की डिजाइन तैयार की, जो कि वर्तमान में अभी प्रतिस्थापित हो गई है एक नई संसद से। तो जो पुरानी संसद थी उसकी डिजाइन भी 64 योगिनी मंदिर की नकल थी। तो ये दोस्तों यह प्रश्न यूपीपीएससी में एक बार पूछा भी जा चुका है और आगामी परीक्षाओं में फिर से यह दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में कितने स्थानों पर 64 योगिनी मंदिर हैं। तो आपका आंसर होगा 3 स्थानों पर इस तरह के मंदिर हैं। तो दोस्तों इस तरह कलचुरी वंश के राजाओं ने न केवल सैनिक उपलब्धियां अर्जित की बल्कि इनकी साहित्यिक उपलब्धियां भी थी और इनकी सांस्कृतिक उपलब्धियां थी। तो दोस्तों इस तरह मैंने इस लेक्चर में कलचुरी वंश से जुड़ी हुई जानकारियां जैसे उत्पत्ति, इनके जानने के स्रोत, इनके प्रमुख राजा और कुछ युद्धों का बारे में आपको जानकारी दी। मुझे आशा है यह जानकारी आपको आगामी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगी। तो दोस्तों कौटिल्य एकेडमी की तरफ से आपको धन्यवाद। जय हिंद।